आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हम 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज लाए हुए हैं। इस सीरीज में हमने पहला 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाए थे, 500 क्वेश्चन करवाने हैं। तो इसमें हमने ये दूसरी सीरीज, मतलब सीरीज वही है, इसकी क्लास सेकंड है। इस क्लास सेकंड में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से आपको समझना है। चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? ये आपके सामने ऑप्शन है सैंडर्स, जॉन साइमन, जनरल डायर और विंस्टन चर्चिल। इसमें आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर सतपाल किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में इनको धर्मशाला भेज दिया गया था। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता ने जलियांवाला बाग मतलब अमृतसर में इकट्ठे हुए और उस अमृतसर में जब इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। तो इसका दोषी फिर कौन हुआ? जनरल डायर। और जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था लंदन में 1940 के अंदर। और ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी। अब अपना प्रश्न है कि सैंडर्स कौन था, जॉन साइमन कौन था? सभी ऑप्शनों को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये ऑप्शन आए तो प्रश्न क्या आएगा और ये प्रश्न आए तो उत्तर क्या आएगा। सैंडर्स ये था जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब भारतीयों ने विरोध किया तो उन पर लाठियां चलवाई। उनका नाम सैंडर्स है। और जॉन साइमन कौन था? जो साइमन कमीशन था उसका अध्यक्ष है जॉन साइमन। तो यदि आपसे पूछे साइमन कमीशन का दोषी बताओ तो आपका उत्तर आएगा सैंडर्स। जॉन साइमन और विंस्टन चर्चिल कौन था? ये तो 1942 में जाकर जिक्र आएगा इनका, विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? तो आपका उत्तर आएगा जनरल डायर। अगला प्रश्न आपका 1905 में हुए बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। प्रश्न पूछा है बंगाल का एकीकरण कब हुआ? मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के ऑप्शनों को सेट किया ताकि आप थोड़े से पजल हो और आपका ज्ञान में वृद्धि हो। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन सरकार है वो सांप्रदायिक दंगे या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करना चाहती थी, धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहती थी। और इन्होंने वैसे हवाला यह दिया है कि हमने बंगाल का विभाजन इसलिए किया क्योंकि प्रशासन को बंगाल के अंदर प्रशासन चलाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इसके हमने टुकड़े कर दिए थे। तो आपका प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। पर एकीकरण पूछा है तो आपका ऑप्शन है 1907, 1911, 1916 और 1922। तो बंगाल का जो एकीकरण है वो हुआ है 1911 में। एकीकरण ये मैंने आपको पजल करने के लिए दिया है। जब आपसे पूछे
नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? तो आपका उत्तर आएगा 1907 सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और यदि आपसे पूछे इस विभाजन का एकीकरण कब हुआ, तो आपका उत्तर आएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है और बंगाल का एकीकरण 1911 में हुआ है। आपको याद होगा कि 1911 में महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो उनके सामने जो बातें रखी गई थी उसमें एक बंगाल का एकीकरण की भी बात थी, बंगाल के एकीकरण की बात थी। तो बंगाल का एकीकरण था वो 1911 में हुआ है। और सूरत अधिवेशन के कारण नरम दल और गरम दल का कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, नरम दल और गरम दल में। उस नरम दल और गरम दल का जो एकीकरण हुआ है वो 1916 में हुआ है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो आपका प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन का एकीकरण कब हुआ, तो आपका उत्तर आएगा 1911। 1911। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कब प्रतिज्ञा ली कि मैं पूर्ण स्वराज के बाद ही साबरमती आश्रम में लौटूंगा? आपको पता होगा महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। किस लिए? पहले वो इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गए हैं और दक्षिणी अफ्रीका गए थे 1893 में, और उसके बाद में 1915 को भारत लौटे थे। और भारत लौटने के बाद में इन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। और इस आश्रम को बाद में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफर कर दिया था या स्थानांतरित कर दिया था, तो इसका नाम क्या पड़ा? साबरमती आश्रम। प्रश्न आपके पूछे सत्याग्रह आश्रम का परिवर्तित नाम क्या है? साबरमती आश्रम। या साबरमती आश्रम का मूल नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। अब प्रश्न यह है महात्मा गांधी ने कब प्रतिज्ञा ली कि मैं साबरमती आश्रम तब लौटूंगा जब मुझे पूर्ण स्वराज्य मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शन है 1917, 42, 47 और 30। तो देखो 1930 की बात है जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, और उस दांडी यात्रा के अंदर 78 कैंडिडेट थे, 78। और उसमें महात्मा गांधी ने उस समय कसम खाई थी कि मैं तभी लौटूंगा जब मुझे पूर्ण स्वराज्य मिल जाए। और दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। 12 मार्च 1930। और ये यात्रा कितने दिन की है? 24 दिन की यात्रा है। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के समय कसम खाई थी कि मैं साबरमती आश्रम तभी लौटूंगा जब मुझे पूर्ण स्वराज मिल जाए। पर महात्मा गांधी को पूर्ण स्वराज तो मिला नहीं है 1930 के अंदर। तब महात्मा गांधी ने 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को सौंप दिया। आपसे पूछे हरिजन पत्रिका किसकी है? वो भी महात्मा गांधी जी की है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? प्रतिज्ञा कब ली? आपका उत्तर आएगा 1930। अब मैंने 1917 लिखा, इनका संबंध यहां है सत्याग्रह आश्रम से और साबरमती आश्रम से स्थापना की बात है। तो 42 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और भारत जब स्वतंत्र हुआ यह 1947 की बात है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत को स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के आधार पर मिली है और पाकिस्तान को स्वतंत्रता भी माउंटबेटन योजना के आधार पर मिली है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना और सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा मतलब रेड क्लिफ रेखा, भारत और जो पाकिस्तान के बीच में है,
उसका निर्धारण भी माउंटबेटन योजना के हिसाब से हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। यदि आपको प्रश्न समझ में ना आए, आप हमारे को फोन कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ? पूना है महाराष्ट्र के अंदर। समझौता कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1931, 1932, 1954, 1924। समझौते सभी में है। देखिए 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता। आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ है। महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन। इसी समझौते के आधार पर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी द्वितीय इसका गांधी इरविन समझौते में लिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब दांडी यात्रा हुई और दांडी पहुंचकर जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और एक आंदोलन छेड़ा था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कब किया? तो दंडी यात्रा के समय शुरू किया है, दंडी यात्रा के बाद शुरू किया है। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब किया? तो आपका उत्तर आएगा गांधी इरविन समझौते से। अगला 1932 में पूना समझौता हुआ है। इसका उत्तर क्या आएगा? 1932। और 1932 में यह समझौता हुआ है महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के मध्य। डॉक्टर B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता 1932। अगला प्रश्न है 1954 क्या कहता है? 1954 कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। और पंचशील समझौते में कितनी बात रखी गई थी? 5। पंच का मतलब 5। अगला प्रश्न है 1924 में क्या हुआ? आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने 1920 में, पता होगा। और 1922 में एक चोरा चोरी घटना हुई थी और उसके कारण इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बारडोली से, कहां से? बारडोली से स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? प्रश्न ध्यान से समझिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया और 1905 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान या चोरा चोरी घटना हुई जहां पर पुलिस के ऊपर किसानों ने फायरिंग कर दी और पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने बारडोली से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उस अलग पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी या स्वराज्य दल। कहां से? इलाहाबाद में। समझ रहे हो मेरी बात? इलाहाबाद में। अब इस प्रश्न का इतनी दुकानदारी के साथ क्या लेना देना, वो समझने की बात है। तब महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ
चित्तरंजन दास के साथ एक समझौता किया था कि आप स्वराज दल ना बनाओ या स्वराज दल को बंद करो या पार्टी का विलय कर दो कांग्रेस के अंदर। तब 1924 के अंदर महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ है, उसका नाम है गांधी-दास समझौता। गांधी-दास समझौता स्वराज्य दल का कांग्रेस में विलय करने के बारे में है, स्वराज्य दल को समाप्त करने के बारे में है। ये गांधी-दास समझौते को महात्मा गांधी और दास का हुआ है, दास मतलब चित्तरंजन दास, गांधी मतलब महात्मा गांधी। और इस समझौते से स्वराज दल बना रहा, पर ये बंदे निष्क्रिय हो गए और कांग्रेस में ही चले गए। और 1924 के अंदर इस समझौते को 1924 में ही मान्यता मिली है। कौन से में? बेलगांव अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? एक बार। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बेलगांव अधिवेशन में गांधी-दास समझौते को मान्यता मिली है। यह अपना 14वां क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। पूना समझौता 1932 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। अगला प्रश्न, क्लीमेंट एटली। एटली कौन है? एटली कौन होना चाहिए? भारत सचिव है या प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का? यह आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, आप समझना, खोजना इधर उधर से। क्लीमेंट एटली कौन था? क्लीमेंट एटली ने भारत को कब तक स्वतंत्र करने की घोषणा की? बात कहां की बात चल रही है? स्वतंत्र करना है। किसको करना है? भारत को करना है। अब भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आपका दिमाग तो यही चलेगा कि इससे पहले की बात आएगी, क्योंकि भारत को स्वतंत्र ये बाद में क्यों कहेंगे, क्योंकि 47 में तो आजाद हो गया है। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि हम जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। ये आपका राइट आंसर। किसने कहा है? क्लीमेंट एटली ने कहा है। परंतु भारत को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई। इन्होंने 15 अगस्त ही क्यों रखा? इसके बारे में बताते हैं इतिहासकार कि ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन के सम्राट ने, ब्रिटेन के प्रमुख ने 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया जीत की खुशी के लिए। तो क्लीमेंट एटली ने भारत को कब स्वतंत्र करने की घोषणा की? जून 1948 में। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। और सितंबर 1946 का क्या है? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार बोल दो, चाहे अस्थायी सरकार बोल दो। आपको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव हुए थे और उन चुनावों में मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था या उनकी बात को नहीं मानी थी। तब लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वो बात है 2 सितंबर 1946 की। 2 सितंबर 1946 की। तो आपका उत्तर क्या आया? जून 1948। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न है ये, राजनीतिक गुरु। यहां हो सकता है आध्यात्मिक भी आ जाए, हो सकता है आपके पेपर में आध्यात्मिक भी आ जाए, तो मैं आपको बता देता हूं। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है वो है गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु है वो है महादेव गोविंद रानाडे, और जो दादा भाई नौरोजी है ये है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु। और टोल्स्टॉय है महात्मा गांधी टोल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको पता होगा टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। आपको पता होगा डरबन आश्रम भी है, फिनिक्स आश्रम बोलते हैं डरबन में दक्षिण अफ्रीका में, और टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना और डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी, और महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए? टोल्स्टॉय से। और एक प्रश्न आपकी नॉलेज के लिए और बता देता हूं, यदि आपसे पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछे तो आपका उत्तर आएगा महादेव गोविंद रानाडे। यदि आपसे पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु तो आपका उत्तर आएगा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। यह आपके मैंने नॉलेज के लिए एक प्रश्न और बता देता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते थे और दक्षिण अफ्रीका गए। और ऑप्शन में आएगा सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, पुतली बाई। आप सोचोगे या तो मां जाएगी या इनकी पत्नी जाएगी, आपका दिमाग और कहीं जाएगा ही नहीं। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका दिमाग जाएगा हाँ ठीक है ये गुरुजी मिलने के लिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। ऑप्शन में आएगा दादा भाई, ऑप्शन में आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन में आएगा पुतली बाई, ऑप्शन में आएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन में आएगा कस्तूरबा गांधी। आप पजल हो जाओगे, आपका दिमाग यही कहेगा या तो पत्नी जाएगी या मां जाएगी, इनके ऊपर दिमाग ही नहीं जाएगा। सरोजनी नायडू के ऊपर भी थोड़ा दिमाग जा सकता है, गोपाल कृष्ण गोखले की ओर आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। अगला प्रश्न रिपीट करने की जरूरत है क्या? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी किसके राजनीतिक गुरु थे? तिलक के। और टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी टोल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित हुए। अगला प्रश्न 8वां, महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से वृक्ष के नीचे हुआ? प्रश्न है ये। महात्मा बुद्ध है, इनका जो जन्म पूछा है, जन्म है साल वृक्ष के नीचे और ज्ञान प्राप्ति है पीपल वृक्ष के नीचे। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष। आपको आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, महात्मा बुद्ध के जब ये बुद्ध होने वाले थे, बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ, क्योंकि इनके बचपन का नाम है ना, ये सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के जब ये लड़का सिद्धार्थ होने वाला था, तब अपने पति से आज्ञा लेकर, अपने पति से आज्ञा लेकर बोली मैं अपने मायके जाऊंगी। तो ये मायके के लिए चल पड़ी, साथ में इनके दासियां थी। और रास्ते में जब जंगलों से गुजर रही थी तो इनको प्रसव पीड़ा हुई, और जहां पर इन्होंने एक लड़के को जन्म दिया उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हुआ है पीपल वृक्ष के नीचे।
और जो वट वृक्ष है वो अपना राष्ट्रीय वृक्ष है। और यदि आप पजल ना हो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध स्वामी महावीर को, जैन धर्म पढ़ोगे तो स्वामी महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आप अंतर देखिए, स्वामी महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ है साल वृक्ष के नीचे, इनका जन्म है साल वृक्ष के नीचे, और इनको पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था गया बिहार में, गया बिहार में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जैन धर्म की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जैनों की पूछी है, बौद्धों की नहीं पूछी है। जैन धर्म की पहली बैठक, जैन धर्म की पहली बैठक इनकी अध्यक्षता में हुई है, और इस बैठक में जैन धर्म के दो पार्ट हो गए हैं, एक का तो नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। जो श्वेतांबर के मुखिया है वो है स्थूलभद्र, और भद्रबाहु है वो दिगंबर के मुखिया है। जैन धर्म के अंदर दो ही प्रमुख रूप से बैठकें हुई है। पहली बैठक की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। और यह भी बता देता हूं आपको, यह बात है 300 ईसा पूर्व की, 300 ईसा पूर्व। और जो दूसरी बैठक हुई है वो हुई है 512 ईसा, 512 ईसा। भद्रबाहु मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दिगंबर का प्रमुख है, और भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना की है। और कल्पसूत्र रचना किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थंकर है, जो 24 गुरु है, उनका जिक्र है वो कल्पसूत्र में ही है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है, और इनमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जिक्र है। और जो स्वामी महावीर है वो 24वें ही है। पहले जो तीर्थंकर है उसका नाम है ऋषभदेव, ऋषभदेव। अब मैंने ये नाम लिखा जैन स्वामी महावीर, ये 24वें तीर्थंकर है। और जामली कौन था? जामली इनका भांजा है। किसका? स्वामी महावीर का। स्वामी महावीर का दामाद भी है, और स्वामी महावीर का पहला अनुयायी भी है, और स्वामी महावीर का पहला विरोधी भी है। ये लो, स्वामी महावीर का भांजा पूछे, दामाद पूछे या प्रथम अनुयायी पूछे तो आपका उत्तर आएगा जामली। ये जैन धर्म से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम। जैन धर्म की दो प्रमुख रूप से बैठकें हुई है, और जिसमें 84 आगम 12 उपांग का भी जिक्र है दूसरी बैठक के अंदर। तो वैसे जैन धर्म के अंदर पूछे आपसे आगम कितने या अंग उपांग कितने हैं तो आप बता देना अपना। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त को, जिक्र महात्मा बुद्ध का है, ज्ञान प्राप्त को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने चारों लिखे ताकि आप पजल ना हो, आपके पेपरों में आए तो। धर्मचक्र प्रवर्तन है एक है महापरिनिर्वाण, एक है संबोधि, एक है महाभिनिशक्रमण। देखो कर्मानुसार लगाने की बात आएगी तो भी आप लगा देना। और आपसे पूछे ज्ञान प्राप्त को क्या बताते हैं या ग्रह त्याग को क्या कहेंगे तो आप समझ लेना ऑप्शन को। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, बौद्ध साहित्य सबसे ज्यादा पाली में लिखा गया है
और उसके बाद में संस्कृत में लिखना स्टार्ट हो गया था, और जो कि महात्मा बुद्ध थे वो संस्कृत के विरोधी थे। तभी तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है कि सभी की शिक्षाएं हैं, वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया और प्राथमिकता दी और संस्कृत का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो हमारा प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति। धर्मचक्र प्रवर्तन है, ये पहला उपदेश है, पहला उपदेश है। और पहले उपदेश की याद में ही तो सारनाथ स्तूप बनाया है। सांची स्तूप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारनाथ स्तूप की बात कर रहा हूं, जिसमें 32 तिलियों का जिक्र है। यदि हम बात करें तिरंगे की तो उसमें 24 तिलियां हैं, पर धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें, सारनाथ स्तूप की बात करें तो उसमें 32 तिलियां हैं। स्तूप का मतलब टीला होता है, स्तूप का मतलब जहां अस्थियां रखी जाती है, दफनाई जाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को कहते हैं। महापरिनिर्वाण निधन को कहेंगे, निर्वाण को कहेंगे। संबोधि ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे, ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे। महाविनिशक्रमण ग्रह त्याग को कहेंगे, ग्रह त्याग को कहेंगे। तो ये मैंने चारों बता दिए आपको, अच्छे तरीके से समझ लेना इनको। और यदि आपके कर्मानुसार लगाने की बात आए तो पहले ये बंदा ग्रह को त्याग करेगा, फिर उसके बाद में ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये फिर उपदेश देंगे और लास्ट में फिर इनका निधन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी? यदि आपके ऑप्शनों को कर्मानुसार लगाने की बात आए तो आप इनको लगा सकते हैं। और यदि आपके ज्ञान में और भी वृद्धि करें थोड़ा बहुत, तो आप देखिए ग्रह त्याग कर दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को सोया हुआ ही छोड़ गए भाई, ये लो। और संबोधि ज्ञान प्राप्त कहां हुआ है? गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ है। निर्वाण कहां हुआ है? पावा में हुआ है। पहला उपदेश कहां दिया है? सारनाथ में दिया है। किनको दिया है? 5 ब्राह्मणों को दिया है, पाली भाषा में दिया है। अगला प्रश्न, ये मैंने बहुत पहले भी करा दिया था, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने ये 20वां क्वेश्चन दिया है आपको। आप देखिए इसमें निमन को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4 क्रमानुसार लगाने हैं। पहले देखो मैंने एक ही चीज लिखी है, चोरा चोरी असहयोग, आगे पीछे लिखी है, बस आपको समझने की जरूरत है। चोरा चोरी जो घटना है वो हुई है 5 फरवरी 1922 को। अब प्रश्न जो अधिकतर बच्चे गलत करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आप पजल ना हो। असहयोग आंदोलन स्थगित है, ये स्टार्ट नहीं है। बारडोली आंदोलन नहीं है, बारडोली प्रस्ताव है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही करवाया है आपको। चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने बारडोली प्रस्ताव के माध्यम से बारडोली में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? चोरा चोरी घटना होगी, चोरा चोरी घटना होगी तो गांधी जी बारडोली में बारडोली प्रस्ताव पेश करेंगे और असहयोग आंदोलन को स्थगित करेंगे। तो आपका देखो असहयोग आंदोलन तो स्थगित पहले नहीं होगा क्योंकि चोरा चोरी घटना तो बाद में है, तो ये तो कट गया। बारडोली प्रस्ताव पेश क्यों करेंगे पहले? क्योंकि चोरा चोरी घटना तो हुई ही नहीं। चोरा चोरी घटना के बाद ही बारडोली प्रस्ताव आएगा, और बारडोली प्रस्ताव पहले नहीं आएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। रिपीट कर रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, महात्मा गांधी ने बारडोली के अंदर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, तो बारडोली प्रस्ताव पहले आएगा ना,
स्थगित बाद में होगा। क्यों किया? तो चोरा चोरी घटना के कारण किया। तो चोरा चोरी घटना के कारण एक मिनट समझिए, ये नहीं आएगा, बारडोली प्रस्ताव भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी, इसमें भी मेरी ओर से मिस्टेक हो गई, मैं आपको बता देता हूं। चोरा चोरी घटना 1 नंबर पर आएगा, बारडोली प्रस्ताव 2 नंबर पर आएगा, और असहयोग आंदोलन है ये 3 नंबर पर आएगा। चोरा चोरी घटना हुई, चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने बारडोली के अंदर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। यह क्रम रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आगे पीछे हो गए थे। आप इसको ठीक कर लेना, कल यहां मिस्टेक हो गई अपने यहां। अगला प्रश्न अपना, बारडोली आंदोलन नहीं है, सरदार पटेल वाला आंदोलन नहीं है, ये बारडोली प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में कितने सदस्य थे? प्रश्न नंबर 21। ये मैंने 21वां प्रश्न इसलिए लिखा, 1 से 10 हमने पहली क्लास में लगा दिए हैं और ये 11 से 21वां चल रहा है, और हम 500 तक करने हैं, चाहे वो किसी तरीके से करें, 15 करें, कभी 20 करें, कभी 10 करेंगे, कभी हो सकता है 30 भी कर लें। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में कितने सदस्य थे? पहला प्रश्न तो आपको मैं बता देता हूं, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई है और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच चुके हैं। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई है और इनमें 24 दिन लगे हैं, तो ये तो 24 का कनेक्शन यहां हो गया। अब सदस्य पूछ रखे हैं, ये लो सदस्य 78, मैंने पजल करने के लिए 72 लिखा। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, पहली बैठक थी, उसमें 72 कैंडिडेट थे, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके अंदर सदस्य पूछे तो आपका उत्तर 72 आएगा, 72। और 78 का मतलब दांडी यात्रा के अंदर 78 है और कांग्रेस के अधिवेशन में 72 है। और दांडी यात्रा कितने दिन चली है? 24 डेज। और 18 का क्या योगदान है? ये अपना अब समझ जाओगे, महाभारत की लड़ाई, रामायण की नहीं बोल रहा हूं मैं, महाभारत युद्ध 18 दिन। तो ये हमने आज 21 तक किए हैं और अगली सीरीज हमारी जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हम आगे करेंगे। हमारा प्रमुख इसमें टारगेट रहेगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा अहम रखेंगे यहां, और 500 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे और हम कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं होने देंगे, किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं होने देंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, चाहे अभी जो बच्चे CET का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस का हो, और हिंदी की अलग से सीरीज डालेंगे, उसकी सीरीज हम कोशिश करेंगे 500 क्वेश्चनों की डालेंगे और टॉपिक वाइज डालेंगे ताकि आपके इनमें जल्दी समझ में आ जाए। इनका हम कोशिश करेंगे इनका भी टॉपिक लेंगे पर 500 क्वेश्चनों के बाद, पहले नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।